Hello students, welcome to Shraddha classes. Today we are going to discuss class 8 science textbook chapter 2 microorganisms, friends and foe. You have seen several kinds of plants and animal. मतलब आपने several kind मतलब different kinds के plant और animal को देखा होगा. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और माइक्रोब या फिर हम उन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं लेकिन हम लोग उसे नहीं देख पाते हैं. तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर हम उन्हें माइक्रोब्स भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा जब रेनी सीजन होता है तो जो ब्रेड है वो मॉइस्ट हो जाता है और उसके बाद वो स्पॉइल होना शुरू हो जाता है और उसके सरफेस जो है उसका सरफेस पूरा ग्रेइश वाइट पैचेस से कवर हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. इस जितने भी पैचेस जो हैं उस सरफेस पे लगे हैं उसे अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करते हैं, यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. आप वहाँ पे टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स को देखोगे. डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है कि ये सारे स्ट्रक्चर किन चीज़ों के होते हैं और आखिर ये कहाँ से आते हैं? Our second topic is microorganisms. These observations shows that the water and soil are full of tiny organisms. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है. ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जो हमारा वाटर और सॉइल है वो फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स है. मतलब उनमें फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब. लेकिन वो सारे जितने भी टिनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल और वाटर में वो सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं. मतलब कि वो सारे ही माइक्रोब्स नहीं होते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज में. दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज. मतलब इस वजह से वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल आँखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं. सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड. जो फंगस होता है वो ब्रेड में ग्रो होता है. कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो वो भी हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ही दिख सकता है. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. बाकी जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते हैं. सिर्फ फंगस ही ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जिसके वजह से इन सब को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है या फिर माइक्रोब बोला जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. ये जो हमारे 4 ग्रुप्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 से 2.4 तक. वहाँ पे 2.1 से 2.4 तक हमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी फिगर दी हुई है. नाउ वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक. अब जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं सेल के इनसाइड. मतलब इनसाइड द सेल के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. जो बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. और कुछ वायरसेस फिगर 2.5 में भी शो किए गए हैं. कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा,
फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और बहुत सारी ऐसी हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे कफ हो जाता है या फ्लू हो जाता है या कफ या कोल्ड हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से कॉज होती हैं? वायरसेस से कॉज होती हैं। सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और जो सीरियस डिसीजेज होते हैं, जैसे पोलियो हुआ या चिकन पॉक्स हुआ, वो भी वायरसेस के ही वजह से जो है लोगों को होती है। डिसीजेज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और जो डिसीजेज होता है डाइसेंट्री एंड मलेरिया, वो प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज किए जाते हैं, प्रोटोजोअन्स, वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस टीबी आर बैक्टीरियल डिसीजेज। जबकि जो टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस है, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, वो एक बैक्टीरियल डिसीज होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने क्लास 6th और 7th में भी पढ़ा होगा। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, rod shaped bacteria. You can see the diagram of algae, two kind of algae. Then you can see the another diagram of protozoa, amoeba and paramecium. Then you can see the another diagram of fungi, that is bread mound, penicillium, aspergillus. Okay, so ये सारे डायग्राम जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, तो आप ये सारे डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए एंड इसकी ड्राइंग भी आप समझ लीजिए। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ वायरस, दीज आर द वायरस। नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, या जैसे एल्गी और फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं वैसे। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। वो सर्वाइव कर सकते हैं ऑल द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड मतलब कि ज़्यादा ठंडे इलाके में भी, और अगर हॉट स्प्रिंग वाले इलाके मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। और डेजर्ट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं और मार्शी लैंड में भी। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा कैन लिव अलोन। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम आपने जो है क्लास 5th में भी सुना होगा, क्लास 6th में भी सुना होगा, बहुत कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम एमीबा कहते हैं, वो अलोन ही लिव करता है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। लेकिन जो फंजाई और बैक्टीरिया है वो कहाँ पे रहते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीकों में। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिसीज। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और जो डिसीज कॉज करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। Our next topic is friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. जो microorganisms होते हैं वो different purposes के लिए use किए जाते हैं. They are used in the preparation of curd, bread and cake. और उन्हें यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस. और बहुत टाइम पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एल्कोहल को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं या फिर उनमें यूज़ किया जाता है उन्हें. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट. और उन्हें इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ द एनिमल्स
feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स की पील्स होती हैं या फिर रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होता है, या उन सबको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है एक हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस के द्वारा. किसके द्वारा? बैक्टीरिया. ओके, बाय बैक्टीरिया. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. और जो बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या यूज़ होता है, वो यूज होते हैं कब? इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. और बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में यूज़ किया जाता है, एज वेल एज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसके वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है एग्रीकल्चर में. नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है, उसकी मेकिंग किस तरीके से होती है. यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जो मिल्क है उसे टर्न किया जाता है किसमें, कर्ड में. किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा. आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. मतलब कि मैंने देखा कि माई मदर इज एडिंग लिटिल कर्ड टू अ वार्म मिल्क टू सेट द कर्ड फॉर नेक्स्ट डे. लेकिन आई वंडर वाई, कि ऐसा क्यों किया. ओके, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो कर्ड है उसमें सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. और जो हमारा बैक्टीरियम होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है, प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड. वो मिल्क को मल्टीप्लाई करता है और कन्वर्ट करता है उन सबको कर्ड में. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़. और जो बैक्टीरिया है वो मेकिंग ऑफ चीज़ में भी इन्वॉल्व होता है, पिकल्स में भी, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स. और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड. ओके, कैन यू गेस वाई. इसका क्या मतलब हुआ कि जो रवा है, इडलीज और भटूरा है, उसे बनाने के लिए कर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है. Yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Yeast जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली और एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. और जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के टाइम में. बबल्स ऑफ द गैस फिल्स द डो. और जो बबल होती है गैस की, वो डो को फिल कर देती है और उसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है. ठीक है, फिगर 2.6 में आप देख सकते हो. ओके, आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे जो वो बबल्स हैं वो फिल हो गई है डो में और वो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है. दिस इज द बेसिस यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक. और ये एक बहुत बेसिक यूज है यीस्ट का, जिसके द्वारा बेकरी इंडस्ट्रीज में ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक को बनाया जाता है या फिर उनकी मेकिंग की जाती है. Our next topic is commercial use of microorganism. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स के में कमर्शियल यूज में उस माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर अ लार्ज स्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. ये तो हमें पता ही है कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं. यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. और जो यीस्ट है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प करती है ऑफ द एल्कोहल एंड वाइन. फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स. और इस वजह से यीस्ट को नेचुरल शुगर्स में ग्रो किया जाता है. प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. और ये जो स्मेल होती है वो अल्कोहल की होती है जो शुगर के द्वारा कन्वर्ट की जाती है अल्कोहल को. किससे? यीस्ट के द्वारा. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. तो जो हमारा कन्वर्जन ऑफ शुगर होता है, जब कन्वर्जन ऑफ शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं.
लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। और आप ये फिलअप्स वगैरह में ये भी पूछ सकते हैं कि हु हैव डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन एंड इन विच ईयर, तो आप उसमें लिख सकते हो दैट लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन ईयर 1857। अब नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मेडिसिन के जो है मेडिसिन में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। अब जब आप बीमार पड़ते हो तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या होता है, जो डॉक्टर है वो आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन का आपको इंजेक्शन भी कभी कभार दे देते हैं, कभी कैप्सूल भी दे देते हैं और कभी कभार एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी दे देते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सारे मेडिसिन हैं इनका जो मेन सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism। ये जो microorganisms होते हैं, ये जो medicine होती है वो basically इसका क्या काम है, वो kill करता है या stop करता है growth of disease causing microorganism। मतलब ऐसे microorganisms जो disease cause करते हैं उनकी जो growth है उनको kill कर देता है या फिर stop कर देता है। Such medicines are called antibiotics। तो ऐसे medicines को हम क्या कहते हैं, antibiotics। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। और आजकल के टाइम में बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया से और फंजाई से। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। मतलब ये सारे जो हमने पढ़े हैं अभी, ये ऐसे हमारे कॉमनली एंटीबायोटिक्स होते हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। सो इनके नेम्स भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बिकॉज ये सारे जो क्वेश्चंस हैं या तो वो वन वर्ड में आ सकते हैं या फिर आपके फिलअप्स में तो आएंगे ही आएंगे। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा के इन्हें बनाया जाता है। एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीज। और उसके बाद वो क्योर करते हैं वेराइटी ऑफ डिसीजेस। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक। और एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो फीड ऑफ लाइफ स्टॉक से भी मिक्स किए जाते हैं। एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रो ऑर्गेनिजल इन्फेक्शन इन एनिमल, ताकि वो चेक कर सके जो माइक्रो ऑर्गेनिजल इन्फेक्शंस होते हैं एनिमल में वो क्योर होता है कि नहीं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट एंड डिसीजेज। और उन्हें बहुत सारे ऐसे प्लांट और डिसीजेज को भी कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक should be taken only on the advice of qualified doctors। और इस बात को भी याद करना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं वो सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से भी हम लें। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और आपको जो भी कोर्स डॉक्टर के द्वारा दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब करवाए गए हैं, उन सारे कोर्स को कंप्लीट करना भी उतना ही ज़रूरी है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, ठीक है, अगर आप एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन तब ले रहे हो जब उसकी कोई भी नीड आपकी बॉडी में नहीं है और इन रॉन्ग डोजेस या फिर गलत डोज ले रहे हो आप, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। तो वो जो ड्रग उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे वो लेस इफेक्टिव बना देता है। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। ओके, आगे जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो लेस इफेक्टिव बन जाता है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन बॉडी। और अगर आप एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरली लोगे, मतलब कि ज़रूरत नहीं है तब भी लोगे, तो आपके बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं प्रेजेंट वो भी किल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। लेकिन एंटीबायोटिक्स कोल्ड और फ्लू में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, एज दे आर कॉज्ड बाय वायरस, क्योंकि वो वायरस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैक्सीन। ओके,
वाई आर चिल्ड्रंस इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन, मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर इन्फेंट्स मतलब कि न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उन्हें वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है? व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब एक डिसीज कैरिंग माइक्रोब जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को टू फाइट द इन्वेडर, ठीक है, ताकि वो हमारी बॉडी जो है वो फाइट कर सके उस बीमारी से। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब, और जो बॉडी है उसे ये भी याद रहता है कि किस तरीके से हम माइक्रोब से फाइट कर सकते हैं। इफ़ इट एंटर्स अगेन, लेकिन अगर फिर से वो जो डिसीज़ है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, सो इफ़ डेथ और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, तो जो डेथ और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे हेल्दी बॉडी में, द बॉडी फाइट्स एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़, तो हमारी जो बॉडी है वो किल करती है और फाइट करती है अगेंस्ट द सुटेबल बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़ को। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीनेशन वर्क, तो ये एक वर्क है वैक्सीनेशन का। Several diseases including chlorella, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. वैक्सीनेशन से हमारे बहुत सारी जो डिसीजेज हैं वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं, क्लोरेला, tuberculosis, smallpox and hepatitis. Okay, these are the diseases. Edward Jenner discovered the vaccination for smallpox in 1798. So this is also a very important part जो आपके फिलअप में और वन वर्ड में आ सकते हैं, तो यू शुड सी इट वेरी केयरफुली। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज, मतलब कि जब आप छोटे थे, व्हेन यू वर इन योर चाइल्डहुड स्टेज, तो आपको भी बहुत बार इंजेक्शंस मिले होंगे ताकि आप सेवरल जितने भी डिसीजेज हैं उनसे फाइट कर सके या फिर वो प्रोटेक्शन आपको मिल सके। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीज़, क्या आप उन सारे डिसीजेज़ की लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट डिसीज, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे बच्चों को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए हर डिसीज़ से। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल, और जो नेसेसरी वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर, आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा जो टीवी और न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, जिसमें जो प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम। तो एक प्लस पोलियो प्रोग्राम जो है वो एक ऐड होता है जो टीवी और न्यूज़पेपर्स में बहुत बार देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों को पोलियो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को। ओके, और एक्चुअली में वो वैक्सीन होता है, बट वो छोटे बच्चे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें पोलियो ड्रॉप दिए जाते हैं। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था स्मॉल पॉक्स के लिए, वो फाइनली वो एक इरेडिकेशन पे पहुंच गया है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल, और इस टाइम पे वैक्सीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनना शुरू हो गए हैं। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बहुत सारे लार्ज स्केल में जो वैक्सीन्स हैं वो प्रिपेयर होना शुरू हो गए हैं ताकि ह्यूमन्स को और एनिमल्स को हर एक सेवरल डिसीज से बचाया जा सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल। एटमॉस्फेयर से वो फिक्स कर देते हैं ताकि सॉइल एनरिच हो जाए, किस चीज़ से, नाइट्रोजन से, और उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और ये सारे जो माइक्रोब्स हैं उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन
फिक्सर्स। तो ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है दैट व्हाट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, तो यू हैव टू राइट अबाउट दिस. Okay, this paragraph is very important. You can also see in the diagram the nitrogen fixing blue green algae. Okay, this is the diagram of nitrogen fixing. Our next topic is cleaning the environment, मतलब environment को clean करना. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Bujo और पहेली ने observe किया जो स्कूल के जो उनके गार्डनर हैं उन्हें मैन्योर बनाते हुए. अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ द प्लांट. तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ उन्होंने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू किया प्लांट के वेस्ट को. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स. तो नियर बाय जो भी उनके आसपास घर होंगे या गार्डन्स होंगे वहाँ से भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को टुगेदर किया. वेस्ट जो होते हैं हमारे, दे पुट देम इन अ पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. ओके, तो एक वेस्ट डिस्पोजल में वो सारी चीज़ें, वो सारे वेस्ट जो है जो उन लोगों ने कलेक्ट किए थे वो उन वेस्ट को एक पिट में डालने लगे, जिस पिट को हम वेस्ट डिस्पोजल भी कहते हैं. आफ्टर सम टाइम्स इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो गए और उसके बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गए. बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. तो बूजो और पहेली ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ. एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद द सॉइल. आप 2 पॉट लीजिए और उसमें क्या करना है, फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल. सॉइल से हाफ पॉट को भर दीजिए. मार्क देम ए एंड बी पॉट का नाम कर दीजिए. पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए. प्लांट वेस्ट को आप पॉट ए में डालिए. एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. और पॉट बी में आपको क्या क्या डालना है, पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज को. पुट द पॉट असाइड. उसके बाद पॉट को असाइड में रख दीजिए. ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक. और उसके बाद आप उन दोनों पॉट को 3 से 4 वीक में ऑब्जर्व करिए. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट. क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है उन दोनों पॉट्स में. इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस. और अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो डिफरेंस क्या है. यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इज इन पॉट ए. जो आप ये देखोगे कि जो प्लांट वेस्ट है जो आपने पॉट ए में रखा है वो डिकम्पोज हो गया है. हाउ डिड दिस हैपन. तो ऐसा कैसे हुआ. द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. तो जो प्लांट वेस्ट हैं वो कन्वर्ट हो गए मैन्योर में, किनके एक्शन से, माइक्रोब के एक्शन से. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन. और जो भी न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं वो वापस से जो है रिलीज हो जाएंगे प्लांट के पास. Did you notice that in pot B, the polythene bag, empty glasses, bottle and broken toy parts did not undergoes any such changes. लेकिन जो pot B में जो भी आपने सामान रखा, जैसे पॉलीथीन बैग रखा, एम्प्टी ग्लास रखा, बॉटल एज वेल एज ब्रोकन टॉयज रखे, तो उनमें कुछ भी ऐसा कोई चेंज नहीं दिखने को मिला. The microbes could not act on them. जो माइक्रोब्स हैं वो उनमें एक्ट नहीं कर पाए. एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर. और वो उन सारी चीज़ों को भी मैन्योर में नहीं कन्वर्ट कर पाए. यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेथ ऑर्गेनिक मैटर. और आप कभी कभार देखोगे कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेथ ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट. और आप बहुत सारे ऐसे डेथ ऑर्गेनिक मैटर देखोगे डिकेइंग प्लांट के फॉर्म में. और कुछ टाइम पे ऐसा भी आपको मिलेगा समटाइम्स डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड. और कभी कभार डेड एनिमल भी आपको ग्राउंड पे देखने को मिल जाएंगे. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. लेकिन आप ये भी देखते हो कि कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं.
दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज दैट ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं डेथ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। क्योंकि वो कन्वर्ट कर देते हैं वेस्ट ऑफ प्लांट को और एनिमल को सिंपल सब्सटेंसेस में। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल। और ये जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वो अगेन किसी प्लांट और एनिमल के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। थस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिग्रेड भी होते हैं, यूज होते हैं डिग्रेड करने के लिए हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस को, एंड देयर बाय क्लीन अप इन्वायरमेंट इज डन। और इसी तरीके से जो हमारी क्लीनिंग होती है वो इन्वायरमेंट की हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं बहुत सारे वेज में। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन्स में डिसीज को कॉज कर देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल, और प्लांट्स और एनिमल में भी डिसीजेस को कॉज कर देते हैं। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पाइथोजन। और ये जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पाइथोजन्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाट इज पाइथोजन। तो आपको ये लिखना है कि द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पाइथोजन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल्स फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, या क्लोथ्स को स्पॉइल कर देते हैं, या फिर लेदर को स्पॉइल कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो आगे पढ़ते हैं और भी क्या क्या वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ कॉज कर देते हैं। Our next topic is disease causing microorganisms in human। अब हम पढ़ने वाले हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में जो ह्यूमन में डिसीज कॉज करते हैं। पाइथोजन एंटर्स अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, जो पाइथोजन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से एंटर होते हैं? जब जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उस एयर से जो पाइथोजन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, अगर कोई पानी है तो हम जब पानी पीते हैं तब भी पाइथोजन्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और द फूड वी ईट, और खाने में भी कभी कभार पाइथोजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो खाने के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट या फिर एंटर हो जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और ये ट्रांसमिटेड वाले डिसीज होते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमारे आसपास है तो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वो हम में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और कैरिड आउट थ्रू एन एनिमल, या फिर किसी कोई एनिमल हो गया जैसे डॉग वगैरह हो गए तो उनके बॉडी में भी कभी कभार पाइथोजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे भी हमें जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं ये बैक्टीरिया। माइक्रोबल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो माइक्रोबल डिसीजेज होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जो मतलब माइक्रोबल डिसीजेज होते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जो सफ़र कर रहा है वो हेल्दी पर्सन में भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है। किन चीज़ों के उससे? थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे क्या हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीजेज इंक्लूड क्लोरेला, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इन डिसीजेस के? क्लोरेला, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन cold sneezes, fine droplets of moisture carrying out thousands of viruses are spread in the air। जो कोई एक पर्सन होता है वो अगर सफ़र कर रहा है कोल्ड से, जैसे किसी को सर्दी जुकाम हुआ होता है, तो जब वो स्नीज करता है, जब वो छींकता है, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस जो है वो कैरी हो जाते हैं हमारे कहाँ पे? उस ड्रॉपलेट में कैरी होते हैं और वो हमारे पूरे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। और जो हेल्दी पर्सन हमारे आसपास है वो ब्रीथ कर रहा है तो वो उनके बॉडी में वो वायरसेस चले जाते हैं वाइल ब्रीदिंग। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। अब तो फिर ऐसे कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस को ताकि उनका स्प्रेड ना हो सके? वी शुड कीप अ हैंडकरचिफ। हमें एक हैंडकरचिफ रखना चाहिए अपने साथ। अगर हमें कोल्ड है, हम स्नीज कर रहे हैं, तो हमें
क्या होना चाहिए, हमें हैंडकरचिफ रखना चाहिए ऑन द नोज एंड द माउथ वाइल स्नीजिंग, स्नीजिंग के टाइम पे हमें नोज और माउथ पे उसे रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और अगर कोई आपके घर में इन्फेक्टेड है, किसी को सर्दी जुकाम या कोई ऐसी चीज़ है, तो आपको उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। There are some insects and animals which act as carriers of the disease causing microbes। अब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ कैरियर ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, और हाउस फ्लाई जो है वो भी एक कैरियर होती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो फ्लाइज होती है वो क्या करती है, गार्बेजेस पे बैठती है या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है जाके। पाइथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडीज, और जब वो एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है या फिर गार्बेज पे बैठती है, तो जो पाइथोजन्स होते हैं वो उनके बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और जब वो फ्लाइज जो हैं वो अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती हैं, दे मे ट्रांसफ़र द पाइथोजन, तो वहाँ पे वो जो पाइथोजन्स होते हैं उन्हें वो ट्रांसफ़र कर देती है फूड में। Whoever eats the contaminated food, जो भी contaminated food को खाता है, likely to get sick, तो वो sick हो जाता है। So it is advisable to always keep the food covered, तो ये एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि आपको फूड को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। Avoid consuming uncovered items of food, और अनकवर्ड आइटम्स मतलब खाने को अगर ढक के आप नहीं रखते हो तो उनको खाना भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इन द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ओके, जो दूसरा हमारा कैरियर है उसे हम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो दूसरा कैरियर होता है, विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कैरी करती है मलेरिया का पैरासाइट। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और जो एडीज मॉस्किटो होता है वो कैरियर होती है डेंगू वायरस की। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, और हम मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। सो ये क्वेश्चन है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वाटर को कहीं भी हमारे नेबरहुड मतलब आसपास आस पड़ोसी में हमें कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, जो जितने भी मॉस्किटोज होते हैं उनका जो जन्म होता है वो गंदे पानियों में होता है। हैंस वन शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होता है, कहीं भी वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर्स, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा, कूलर्स में भी बहुत बार हम पानी भर के छोड़ देते हैं तो वहाँ से भी मॉस्किटोज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। टायर्स, फ्लावर पॉट, तो यहाँ से हमें कभी भी वाटर को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग को जो है क्लीन और ड्राई रखना पड़ेगा, तभी हम मॉस्किटोज को प्रिवेंट कर सकते हैं उनके जन्म से। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे एक टेबल दिया है जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन डिसीजेस से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज हो जाते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमन डिसीज ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, वैक्सीनेशंस टू बी गिवन एज द सुटेबल एजेस। तो जो पेशेंट है उसे कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखा जाता है और जो भी उनके रिलेटिव्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें पेशेंट से दूर रखा जाता है और उनके एज के अकॉर्डिंग उन्हें वैक्सीनेशन दी जाती है। मीसल्स, ठीक है, मीसल्स एक ह्यूमन डिसीज़ है और उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है और प्रिवेंटिव मेजर मैंने पढ़ दिया है, ये कॉमन है। नेक्स्ट हमारा जो ह्यूमन डिसीज़ है वो है चिकन पॉक्स। इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और कॉन्टैक्ट है एंड ये भी इसका भी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो कॉमन है। नेक्स्ट जो हमारा है वो पोलियो है।
इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वायरस होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर या फिर वाटर को कंज्यूम करने से होता है, और इसका भी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो कॉमन है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरेला, क्लोरेला जो है वो भी हमारा क्या है, ह्यूमन डिसीज़ है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वाटर और फूड में वो प्रेजेंट कभी कभार हो जाता है, और हम जब उसे इनटेक कर लेते हैं तो हमें ये हो जाता है ये प्रॉब्लम क्लोरेला। और इसका हम जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है मेंटेन पर्सनल हाइजीन को, मतलब आपसी साफ सफाई को रखना बहुत ज़रूरी है, एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और गुड सैनिटरी हैबिट्स भी रखना ज़रूरी है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, ठीक है, प्रॉपरली कुक्ड फूड को कंज्यूम करना, एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ओके, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि क्या होता है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर में क्या होता है, जो भी मतलब हमारे वाटर में जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और वाटर जो है वो सेफ हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग। सेकेंड है टाइफॉइड, ये भी हमारा क्या है, ह्यूमन डिसीज़ है, ठीक है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो वाटर है, और सेम कॉमन प्रिवेंटिव मेजर है। नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, ये भी हमारा ह्यूमन डिसीज़ होता है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो वाटर से ट्रांसमिशन होता है उसका, और इसका प्रिवेंटिव मेजर है बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड एज वेल एज वैक्सीनेशन, ठीक है। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आपको कंज्यूम करना है, और वैक्सीनेशन से ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया, जो हमारा ह्यूमन डिसीज़ है। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटोजोआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो मलेरिया किससे होती है, मॉस्किटोज से होती है। और उसके बाद इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, यूज मॉस्किटो नेट एंड रेप्लिलेंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग। मतलब क्या होता है, हमारे नेबरहुड में या फिर हमारे सराउंडिंग में वाटर भी कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भी मॉस्किटोज जो है उनका जन्म हो जाता है। तो बेसिकली हमें ये क्या करना है कि कहीं भी वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है, और इंसेक्टिसाइड्स को भी स्प्रे करना है, और मॉस्किटो नेट भी लगाना है। तो ये सारे इसके क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो ये पूरा हमने टेबल जो है वो पढ़ लिया है। ये कॉमन डिसीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज हो जाते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। ठीक है, 2.1 का हमने पूरा टेबल पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। अब एनिमल में भी कुछ ऐसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि वो ह्यूमन और प्लांट में ही जो है डिसीज कॉज करते हैं, वो एनिमल में भी डिसीज कॉज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़। ये एंथ्रेक्स है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ होता है, कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। वो कॉज किससे होता है, बैक्टीरियम से कॉज होता है। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। और जो फूट में और माउथ में जो भी डिसीज कॉज होता है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, होता है वो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट में भी डिसीज कॉज करते हैं। तो कौन कौन से डिसीज़ होते हैं और कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में डिसीज कॉज करने वाला है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। बहुत सारे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट में भी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि वीट में कॉज कर देते हैं, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। बहुत सारे और भी हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनमें डिसीज कॉज होते हैं। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। जो डिसीज होते हैं वो रिड्यूस कर देती है क्रॉप की यील्ड को। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीजेज। और हम टेबल 2.2 में कुछ प्लांट डिसीजेस के बारे में दिखाया गया है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब। और कुछ हमारे क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, किन से, कुछ हमारे सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो किल करते हैं हमारे माइक्रोब्स को। ओके, अब यहाँ पे लिखा है सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि
कुछ कॉमन प्लांट डिसीज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होते हैं। ठीक है, प्लांट डिसीज, जो हमारा प्लांट डिसीज है वो है सिट्रस कैंकर। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे ये होता है वो है बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो एयर से होता है, और फिगर्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट डिसीज होता है वो है रस्ट ऑफ व्हीट, जो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, फंजाई से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर या फिर सीड। यू कैन सी द फिगर्स। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट डिसीज होता है वो होता है येलो वाइन मोसेक ऑफ भिंडी, जिसे ओकड़ा भी कहते हैं। ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, वायरस से कॉज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इंसेक्ट से। यू कैन सी द फिगर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। जो बूजो है वो उसे इन्वाइट किया गया था उसके फ्रेंड के पार्टी में, और उसने बहुत सारे फूड स्टफ को खाया वहाँ पे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और जब वो घर पहुँचा तब उसे वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ आने लग गई। एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये जो बूजो की कंडीशन है वो इस वजह से हुई है क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। अब पहेली ये सोच रही है कि आखिर कैसे जो फूड है वो पॉइजन बन जाता है, मतलब खाना जहर कैसे बन जाता है। फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism। अब जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जो कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड, मतलब कि क्या होता है ना कि हम कभी कभार फूड जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने फूड को स्पॉइल कर दिया, तो हम उसे इंटेक कर लेते हैं और तब हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड में ग्रो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फूड को पॉइजनस बना देता है, बहुत ज़्यादा जहरीला बना देता है, और सीरियस इलनेस या फिर डेथ को भी कॉज कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़राब होने से पहले हमें फूड को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन पे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मैथड यूज्ड टू प्रिवेंट एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि किस तरीके से फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। लेकिन कुक्ड फूड जो बना बनाया फूड होता है उसे हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। ये बात आपको पता होगी कि ब्रेड जो है अगर वो यूज़ नहीं किया गया है और वो मॉइस्ट कंडीशन में रखा हुआ है तो जो फंगस है वो उसमें अटैक कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट बैड स्मेल। और जो स्पॉइल जब फूड ख़राब हो जाता है तो वो एमिट करता है बैड स्मेल, मतलब गंदी स्मेल आती है उसमें से। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और बैड टेस्ट भी हो जाता है। एंड कलर चेंज, और कलर भी उसका चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या जो फूड स्पॉइल होता है वो एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर फ्यू डेज। पहेली जो है वो कुछ मैंगोज लेके आई, लेकिन वो कुछ टाइम तक उस मैंगोज को नहीं खा पाई, कुछ दिनों तक वो मैंगोज नहीं खा पाई। लेटर शी फाउंड डैट दे वर स्पॉइल्ड। तो बाद में उसे ये पता चला कि वो सारे जो मैंगोज हैं वो स्पॉइल हो गए, मतलब ख़राब हो गए हैं, एंड रोटन। बट she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time। लेकिन उसे ये भी पता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो क्या करती है, पिकल्स बनाती है, वो लॉन्ग टाइम चलते हैं, तो वो तो स्पॉइल नहीं होते हैं। शी इज़ कन्फ्यूज। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। लेट अस स्टडी द कॉमन मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। अब हमें कुछ कॉमन मैथड के बारे में हम स्टडी करते हैं जो हम होम में फूड को
प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें फूड को सेव करना पड़ेगा अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल मैथड। सॉल्ट एंड एडिजिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो सॉल्ट होते हैं, जो नमक होता है, और जो एडिजिबल ऑयल होता है, वो कॉमनली एक ऐसे केमिकल्स होता है जो जनरली चेक किए जाते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, मतलब माइक्रोब के ग्रोथ को चेक करने में हेल्प करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, तो इस वजह से उन्हें प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज प्रिजर्वेटिव, तो यू हैव टू राइट इट। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू द पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, जो पिकल्स हम बनाते हैं उनमें हम सॉल्ट डालते हैं, या फिर हम उनमें क्या डालते हैं, एसिड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, एसिड प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं ताकि जो पिकल है वो प्रिवेंट रहे अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, और जो सोडियम बेंजोएट होता है और सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव भी होता है। दीज आर ऑल्सो यूज इन द जैम एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज, और ये जैम और स्क्वैशेस में भी चेक किए जाते हैं उनके स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कि कॉमन सॉल्ट से हम प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं फूड का। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बहुत टाइम पहले से यूज़ होता है मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए, बहुत टाइम पहले से। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मीट और फिश होते हैं उन्हें ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है ताकि चेक कर सकें कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी हुई है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा। और सॉल्टिंग जो है वो आंवला को, रॉ मैंगोज को, टैमरिंड को भी प्रिजर्व कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर से हम क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जो जैम, जेलीज और स्क्वैशेस होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर से। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कॉन्टैक्ट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वाइल विच स्पॉइल्स फूड। जो शुगर होता है जब हम उसे जैम, जेली और स्क्वैशेस में डालते हैं तो वो रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को, जो हमारे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को जो है इनहिबिट कर देता है। और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अगर इनहिबिट्स हो गया तो हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल। जो अगर हम ऑयल या विनेगर को यूज़ करते हैं तो वो हमारे पिकल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल, पिकल को प्रिवेंट करता है स्पॉइल से, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकती है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मैथड। और जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश और मीट होते हैं वो भी इस मैथड से क्या किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. ओके, आपने अपनी मदर को देखा होगा कि जब भी वो क्या करती है, मिल्क को बॉईल करती हैं, ठीक है, स्टोर करने से पहले या फिर यूज़ करने के बाद। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम बॉईल करते हैं किसी चीज़ को तो वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। उसी तरीके से हम अपने फूड को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो लो टेम्परेचर रहता है हमारे रेफ्रिजरेटर में वो भी इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब रोकता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल। अब जो मिल्क जो पैकेट में आते हैं वो स्पॉइल क्यों नहीं होते हैं। माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क आर पेस्चराइज्ड। अब मेरी जो मदर है उन्हें बताया कि जो मिल्क है वो पेस्चराइज है। अब पेस्चराइजेशन क्या होता है। पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। जो पेस्चराइज मिल्क होते हैं उन्हें कंज्यूम कर लिया जाता है
बिना बॉइलिंग के, एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, क्योंकि वो जो होते हैं वो फ्री होते हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टू 15 to 30 सेकेंड। जो मिल्क है उसे हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड्स के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और उसके बाद फिर सडनली उन्हें चिल किया जाता है और उसके बाद स्टोर किया जाता है। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये करने से वो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर, और ये भी प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया गया है लुइस पैस्चर से। इट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पैस्चराइजेशन कहते हैं। अब अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruit and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल के टाइम में जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं उन्हें सोल्ड किया जाता है एक सील्ड एयरटाइट पैकेट्स में, ताकि उन पे माइक्रोब का अटैक ना हो, वो प्रिवेंट हो। Now our next topic is nitrogen fixation. You have learned about bacterium rhizobium in class 6th and 7th. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और आपने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में 6th और क्लास 7th में पढ़ा होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये इन्वॉल्व होता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में इन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, वो लेग्यूमिनस प्लांट में फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में इन्वॉल्व होता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। तो आप रिकॉल करिए कि जो राइजोबियम हमारा होता है बैक्टीरिया, वो कहाँ पे रहता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उनके रूट के नोड्यूल्स में वो रहता है, सच एज बीन्स एंड पीस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीन्स और पीस में वो प्रेजेंट रहता है। विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसके साथ उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शंस ऑफ लाइटनिंग, कभी कभार क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स हो जाता है उनके एक्शंस ऑफ लाइटनिंग से। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन आपको पता है कि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट ही रहता है। यू मे वंडर हाउ, लेकिन आप सोचोगे, आप बहुत ज़्यादा हैरान होगे कि ऐसा क्यों होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन, तो हम ये नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। यू कैन ऑल्सो सी द डायग्राम ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। ओके, तो ये भी हमारा जो डायग्राम है वो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस डायग्राम को भी आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसकी डायग्राम को अच्छी तरीके से ड्रॉ करना भी सीख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये तो हमें पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन। जो नाइट्रोजन है वो एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ओके, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन। जो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, प्रेजेंट होती है सॉइल में, वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और वो फिक्स करता है उसे एटमॉस्फेयर में और उसके बाद कन्वर्ट करता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स में। Once nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by plant from the soil through their root system. एक बार जब ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो एक यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो प्लांट है वो सॉइल से रूट्स के द्वारा, रूट सिस्टम के द्वारा उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट, और नाइट्रोजन उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट में भी यूज़ किया जा सकता है, प्लांट प्रोटीन में एंड अदर कंपाउंड और अलग कंपाउंड में भी। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। अब जो एनिमल फीडिंग होती है उन प्लांट्स में वो क्या करती है, सारे प्रोटीन्स को लेती है एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी
लेते हैं। When plant and animal dies, bacteria and fungi present in the soil converts the nitrogenous waste. अब क्या होता है, जब प्लांट और एनिमल जो है वो डाई हो जाते हैं, जब मर जाते हैं वो, तो जो बैक्टीरिया और फंजाई होता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, नाइट्रोजनस कंपाउंड में, टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, ताकि वो फिर से प्लांट के द्वारा यूज कर लिए जाएं। ठीक है। सर्टेन अदर बैक्टीरियाज कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, और कुछ और भी बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने आपको क्या करते हैं, कुछ सम पार्ट्स को क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो नाइट्रोजन का परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो रिमेन करता है कांस्टेंट, या फिर मोर कांस्टेंट या फिर लेस कांस्टेंट। नाउ यू कैन सी द नाइट्रोजन साइकिल। अभी ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही है। ये जो नाइट्रोजन साइकिल होती है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, इसलिए इसे याद बहुत अच्छी तरीके से कर लेना आप, क्योंकि ये तो जो क्वेश्चन है ये आके रहता है नाइट्रोजन साइकिल वाला, तो प्रॉपरली इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, लेबलिंग वगैरह अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब मैंने क्या किया है, मैंने चैप्टर सेकेंड जो हमारा क्लास 8 का चैप्टर सेकेंड है साइंस टेक्स्ट बुक का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो वाला, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। फुल एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। इवन जो कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बीच में आते हैं, जैसे कि मैंने कभी कभार बताया आपको कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको इन द मिडिल ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर में बता दी है। अब हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है चैप्टर सेकेंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो वाला। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो है इनसाइट जो सेल्फ मेड क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ, एंड उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस पे आऊँगी और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आप लोगों के पास है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क मी, एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन देयर इज़ अ इंस्टाग्राम लिंक, तो वहाँ पे भी आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर। थैंक यू।